के वालों के खर्चे। आज घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जमा बड़ा था। ढोल जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। बाहर ढोलक की थप पर अम्मा जी इतना मगन होकर नाच रही थी जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ उन्हें ही मिल गई हो। यह देखकर बेटा अजय भी आ गया और अम्मा के साथ ही नाचने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अम्मा के साथ किसी बारात में नाचता था। ये देखकर रिश्तेदार और पड़ोसी भी हंसने मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो ताली बजा बजा कर उन लोगों का उत्साह बढ़ाने लगे। आज कितने दिनों बाद उन्हें खुश देखा है। आखिर इतनी खुशी की ही बात थी। अजय की शादी के पूरे 10 साल बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। अंदर कमरे में बैठी उसकी पत्नी संध्या खिड़की में से अम्मा और अजय को नाचते हुए देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। कभी अपने सोते हुए बेटे को देखा तो कभी अजय को। सचमुच आज बहुत खुशी का दिन था। उनकी आंखों में से आंसू तक बह निकले थे। इतने सालों की पीड़ा, लोगों के ताने, डॉक्टर्स के चक्कर, मंदिर नंगे पैर जाने पर पड़ने वाले पैरों का छाला, दर्द, सब कुछ उन आंसुओं के साथ साथ बह जा रहे थे। इतने में घर की इकलौती बेटी सुमन भी आ गई। भारी साड़ी और गहने से लदी हुई वो अपने कार से उतरी तो अमृता और भैया को इस तरह नाचते हुए देखकर वो वहीं बाहर खड़ी हो गई। लेकिन एक बार भी उन लोगों के साथ उसने जाकर नाचना ठीक नहीं समझा। आखिर वो उसकी शान के खिलाफ था। बचपन में तो वो भी अपने भाई और अम्मा के साथ खूब मस्ती करती थी, लेकिन जब से उसकी शादी बड़े घराने में हुई है तब से उसका दिमाग भी आसमान पर ही रहता है। उसे ऐसो आराम की ऐसी लत लग गई कि अपना मध्यम वर्गीय मायका गरीब लगने लगा और यहाँ उसे कमी ही कमी नजर आती। यहाँ तक कि मायके से मिली विदाई भी उसे कम ही लगती। हर बार कुछ न कुछ कमी निकाल कर ही जाती। तब उसकी किसी रिश्तेदार ने सुमन से पूछा, अरे सुमन बेटा, तू आज कुआं पूजन पर आई है? तू तो घर की बेटी है, तुझे तो पहले ही आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सुमन मुंह फुल बनाते हुए बोली, हाँ चाची जी, आपका कहना तो ठीक है, पर क्या करूं, अब इनका इतना बड़ा व्यापार है, घर में भी कितने लोगों का आना जाना है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझे फुर्सत नहीं मिलती या आना ही नहीं चाहती। वह तो नौकर चाकर लगे हैं, यहाँ तो खुद काम करना पड़ेगा और नहीं तो क्या। अमीर ससुराल के आगे गरीब मायके की कोई इज्जत नहीं। सच है लड़कियों कि ये भी दिमाग फिर जाते हैं। दबी जवानी से रिश्तेदार बातें करने लगे। आखिर रिश्तेदार भी समझते थे कि सुमन में शादी के बाद बहुत बदलाव आ चुका है। पहले सबसे मिलजुल कर रहने वाली सुमन आज किसी से सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं करती। तब उसकी मौसी ने पूछा, अरे पर दामाद जी और बच्चे क्यों नहीं आए? अरे मौसी, इतनी गर्मी में उन लोगों से रहते नहीं बनता। उन लोगों के एसी में रहने की आदत है ना, इसलिए नहीं आए। सुमन अपनी साड़ी के पल्लों से खुद को हवा करते हुए बोली। खैर जैसे तैसे सारा कार्यक्रम निपटा। रिश्तेदार खा पी कर बच्चे को आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को रवाना हो गए। इधर सुमन भी अपने ससुराल जाने की तैयारी
करने लगी। उसने कमरे में जाकर अपने भतीजे के हाथ में एक लिफाफा रख दिया। फिर उस लिफाफे को उठाकर संध्या के हाथ में देते हुए बोली, भाभी ये लिफाफा आप संभाल कर रख लो, पूरे 5100 रुपये हैं इसमें, इसके फूफा जी ने इसके लिए भेजा है। संध्या ने वो लिफाफा सुमन के हाथ से लेकर अपने माथे पर लगाकर अम्मा के हाथ में दे दिया। इसके बाद सुमन ने अपने हाथ लगाए हुए बैग को संध्या को देते हुए बोली, इसमें मुन्ने के 5 जोड़े कपड़े और खिलौने हैं, ये मेरी तरफ से इसके लिए दीदी आपने बहुत खर्चा कर रही दिया। संध्या ने कहा तो सुमन बोली, ससुराल खूब पैसे वाला है, खर्चा की आप मेरा ससुर फिक्र ना करो। उसकी बात पर गौर ना करते हुए संध्या ने अजय को इशारा किया तो अजय ने अलमारी में से सुमन की विदाई निकालकर बाहर रख दी। दीदी आपकी विदाई है, एक बार देख लीजिए, संध्या ने कहा तो सुमन ने बड़े गौर से हर एक सामान को उठा उठा कर देखा। फिर भी बोली, ये क्या दे रहे हो भाभी? अरे बेटा हुआ है आपको, और वो पहली भी संतान। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि आपने मुझे ये दिया है? अरे ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ नौकर को भी नहीं दिया देते। उसकी बात सुनकर संध्या ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? 11,000 नगद चांदी के भरे पायल, आपके 11 जोड़े कपड़े, जीजा के कपड़े, आपके बच्चों के कपड़े, आपके ससुराल वालों के कपड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ तो है, क्या कमी रह गई? इन सब में मेरी जितनी हैसियत थी उससे बढ़कर ही दे रहा हूँ, फिर भी आपको कमी लग रही है। आपकी बात सुनकर सुमन मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ बहन बेटी को देने के नाम पर ही तुम्हारे पास कमी हो जाती है। अरे बहन बेटी को जितना दोगे उतना ही बरकत होगा, लेकिन नहीं, जब बहन बेटियों को देने की बारी आती है उसी समय सारे कामी आ जाती है। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। सुमन की बहन बेटियां को जितना दो उतना घर में बरकत होती है। अचानक बीच में अम्मा जी बोली तो सब लोग अम्मा जी की तरफ देखने लगे, पर अम्मा ने बोलना जारी रखा, ये तो तुझे पता है कि बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, पर ये क्यों नहीं समझती कि जो सम्मान पूर्वक दिल से पर दिया जाए उसके बरकत होती है। जबरदस्ती मांगने से सिर्फ मायके वालों पर कर्जा होता है। हाँ पर अमृता, आप भी इन लोगों का साथ ही दे रही हो, अपनी बेटी का नहीं, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे ससुराल में? अरे तो तेरी इज्जत के पीछे अपने बेटे को कर्जे में डुबा दूं? बेटी को क्या दिखता नहीं कि उसके मायके में भी खर्च हो रहे हैं? कम से कम तेरा भाई तेरे लिए इतना कुछ तो कर रहा है, उसका सम्मान कर। तेरे दिखावे की इज्जत के चक्कर में मायका खत्म मत करना। अम्मा ने भी 2 टोक जवाब देकर बात खत्म कर दी और इशारे से अजय को सारा सामान उसकी गाड़ी में रखवाने के लिए कह दिया। आखिर सुमन भी पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। जब संध्या अम्मा से बोली, अम्मा आपने बेवजह ही दीदी को नाराज कर दिया, आखिर बेटी अपने मायके वालों से ही तो आस करती है। देख बहू, बेटी तो मेरी है ना, उसे भी सोचना चाहिए कि उसके मायके में अभी कितने खर्चे हो गए हैं। दूसरी जितनी तुम्हारी हैसियत थी हमने उससे बढ़कर ही दिया, तो इसमें सम्मान पूर्वक लेना चाहिए था, पर नहीं, वह तो बैठकर 10 कमियां निकाल रही थी। होगी तो होगी अमीर अपने ससुराल में, यहाँ तो वही मिलेगा जो हमारी हैसियत होगी। आस उतने ही करो जितना सामने वाले में दम हो। अब तू उसका पक्ष मत ले और आराम कर। आखिर अम्मा
ने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया।